हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चिकनगुनिया फीवर होने के बाद जो लोगों को जॉइंट पेन्स हो रही हैं और वो काफ़ी देर तक रहती हैं, उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है और कैसे उनको रिलीफ दिया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, काफ़ी लोग हमारे ऑफिस में भी आते हैं और वो पूछते हैं कि चिकनगुनिया के बाद हमें जो है वो बहुत देर तक पेन रहती है, इवन के जो मूवमेंट है, हाथों की मूवमेंट है, शोल्डर की मूवमेंट है, वो रिस्ट्रिक्ट भी हो गई है। तो उनको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, तो उनके बिहाफ पे ही उनको हेल्प करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आप सब ने भी देखा होगा, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली में किसी को भी अगर चिकनगुनिया की प्रॉब्लम आई है तो उसके बाद में जॉइंट पेन जो है वो बहुत शूट हुई है और बहुत देर तक रहती है। इवन के उनसे करवट लेना भी उनको मुश्किल हो रहा है। कईयों के शोल्डर में इतनी पेन है कि रात भर सोया नहीं जा रहा और उसके बाद शोल्डर मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। और कई हमने केस ऐसे भी देखे हैं कि उनके जो फिंगर्स हैं इस तरह से टाइट हो गई हैं, बिल्कुल इस तरह से स्टिफ हो गई हैं और उनसे पानी का जग या पानी का ग्लास भी होल्ड नहीं हो पा रहा है। और ये मैं बात करूँ फीवर होने के काफ़ी देर बाद ऐसी चीज़ें आ रही हैं। फीवर ठीक हो चुका उनका है, क्योंकि ये आपको पता ही है, चिकनगुनिया में आपको बता देता हूँ कि वायरल फीवर है और ये मस्कीटो की वजह से जो है वो स्प्रेड हो रहा है, फैलता है। अब फीवर के बाद मान लीजिए अपना चिकनगुनिया होने के बाद जब उठ किया जाता है तो फीवर तो आ रहा है, रैशेस भी आ रहे हैं, जॉइंट पेन भी होती है। पर ये जब फीवर ठीक भी हो चुका होता है, 4-5 दिन फीवर रहता है, उसके बाद जो जॉइंट पेन शुरू होती है पेशेंट को, वो 3-3 महीने, 4-4 महीने, इवन के लोगों के कई केस हैं कि हुआ था 1 साल पहले चिकनगुनिया फीवर हुआ था, अब उस साल के बाद भी उनको जॉइंट पेन्स आ रही हैं। और इवन के नी में इतनी प्रॉब्लम है कि फोल्ड नहीं हो पा रहे, चला नहीं जा रहा। तो इनको कैसे मैनेज किया जाए, यही हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट है, आपने इसके लिए ज़रूर अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना ही करना है। घर पे इस तरह से रैंडमली मेडिसिन नहीं लेनी है। इसमें हाइड्रेशन यानी कि पानी ज़्यादा पीना, और जो आपको डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आता है कि जॉइंट पेन को कैसे मैनेज किया जाए। तो इसमें फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमने अपने केसेस में देखा है कि जब इलेक्ट्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी के 2 पार्ट हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी जिसमें मशीन से के सहायता से काम लिया जाता है, जिसमें हमारी टेंस थेरेपी जो हमारी पेन को कंट्रोल करने के काम आती है, और अल्ट्रासाउंड थेरेपी जो एडहेजन्स बन जाती हैं उसको ब्रेक करने के और हीलिंग के काम आती है। तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी और टेंस थेरेपी इलेक्ट्रोथेरेपी में हम ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हम इतनी पेन में फिजियोथेरेपी कैसे करवाएंगे। आपको ये जानना पड़ेगा कि फिजियोथेरेपी का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा एग्रेसिव एक्सरसाइज ही करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए लोगों के मन में डाउट रहता है, क्योंकि आजकल ये जो ज़्यादा ही ये ट्रीटमेंट चल रहा है कि हम एक झटका देते हैं ठीक हो जाता है, वो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है, झटका देंगे ठीक हो जाएगा। ऐसा हमने काम इसमें बिल्कुल नहीं करना, इसमें बड़ा स्लो एंड स्टडी चलना है। तो इलेक्ट्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी में आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, उनको बोलिए कि हमें इलेक्ट्रोथेरेपी वाला ट्रीटमेंट जो है वो करवाना है, उससे डेफिनेटली आपका पेन कम होगा। और अगर मूवमेंट्स की बात करें, रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करने के लिए हमें पैसिव एक्सरसाइज, जो शोल्डर की मूवमेंट है आपकी शोल्डर, क्योंकि क्या करेगा, बॉडी तो एक मैकेनिज्म है, वो जहाँ पेन आएगा वहीं आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा ताकि मूवमेंट और ना हो और इन्फ्लामेशन और पेन जो है वो और ना बढ़े। पर हमने क्या करना है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक मेंटेन करके रखना है, ताकि जॉइंट जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो जो जॉइंट है वो स्टिफ ना हो जाए। तो इस तरह से हल्की हल्की मोबिलाइजेशन, हल्की हल्की मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट, जैसे पेशेंट को कंफर्टेबल है, हल्की हल्की माइल्ड स्ट्रेचिंग उस मसल की, ये हम कर सकते हैं। और ये आपके फिजियोथेरेपिस्ट को, आपके डॉक्टर को ये देखना पड़ेगा कि हमें किस तरह से इसको मैनेज करना है। क्योंकि इसकी प्रॉपर मेडिकेशन तो कोई एंटीवायरल है नहीं है, तो इसके लिए हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो आपकी कंडीशन जिस हिसाब से आ रही है उस हिसाब से हमें इसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो इसको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया, हाइड्रेटेड रहें,
और कोई भी आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है तो हम बेल्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। किसी को लंबर स्पाइन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इसमें इतनी वीकनेस, इतनी स्टिफनेस और इतनी पेन होती है कि पेशेंट को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो इलेक्ट्रोथेरेपी जो है वो डेफिनेटली हेल्प कर सकती है, आपको मैंने बता दिया है। अब हमने क्या किया है कि जो लोगों को अपना प्रॉब्लम आई थी चिकनगुनिया के बाद, उनके जो मसल्स हैं वो इतने टाइट हो गए, इतने स्टिफ हो गए हैं। अब हमने एक स्ट्रेचिंग प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जो फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होगी। उससे जो स्ट्रेचिंग लेंगे, वो स्ट्रेचिंग करते करते क्या होता है, मसल्स अपनी जो रेंज है वो पूरी रेंज ले लेता है। क्योंकि काफ़ी देर तक क्या कर रहा है बॉडी, क्या करती है कि जहाँ पेन है वो मसल को वहाँ पे टाइट करके उतनी रेंज में रखती है ताकि अगर ये ज़्यादा बढ़ेगा तो वो इन्फ्लामेशन और बढ़ाएगा। पर जब ये चीज़ें रिकवर कर चुकी हैं, पर आपके मसल जो हैं वो उस हिसाब से उतने इलास्टिक हुए नहीं हैं, दोबारा उस रेंज में आ नहीं पाए हैं, तो इसके बाद जो हमें स्ट्रेचिंग करनी है। हाँ, कई लोग कोल्ड थेरेपी यूज़ करते हैं, आइस पैक यूज़ करते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, वो भी अच्छी बात है। पर जो स्टेट्स में, जो जगह पे, जिनकी सिटीज़ में अब ठंड बढ़ चुकी है, उनको तो बहुत मुश्किल आती है आइस पैक लगाने में। हम एक्यूट कंडीशन में आइस पैक यूज़ कर सकते हैं, पर जो जहाँ पे ठंड ज़्यादा है वो लोग अवॉइड करें, नहीं तो वो उनका जो पेन है वो कई बार बढ़ भी सकता है। तो इसके लिए इन्फ्लेमेशन के लिए हो गया, स्ट्रेचिंग हम करेंगे जॉइंट रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए और अपने मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। बाकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज चलेंगी जो मसल वीक हो चुके हैं। तो इसके बाद एक मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने ये चीज़ें जो है वो अप्लाई करनी है। तो डेफिनेटली चिकनगुनिया होने के बाद वाले जो जॉइंट पेन्स हैं वो उसमें फ़र्क आएगा ही आएगा। आपकी बॉडी को मैनेज करना आना चाहिए। तो लास्ट में आएंगी हमारी एक्टिव आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, एक्टिव एक्सरसाइजेज। तो वो तभी करनी है जब हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी रिकवर कर चुकी है, उसके बाद ही उसको ऐड करना है। एक्यूट केस में इसको बिल्कुल ऐड नहीं करना है। एक्यूट केस में सिर्फ आपके फिजियोथेरेपिस्ट ही एक्सरसाइज करेंगे और वो भी बहुत लाइट वाली जो मैंने आपको बताया है। तो एक्टिव एक्सरसाइज हो गई, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होगी, जॉइंट के हिसाब से, जैसे जॉइंट में प्रॉब्लम है उस हिसाब से हमारी एक्सरसाइज जो है वो चलती जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए जिसको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, क्योंकि इसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मैनेज जो है वो टाइम के साथ साथ ज़रूर हो जाएगा अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें। तो इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी पता लगे कि इसके और भी ट्रीटमेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी लो बैक पेन, नी पेन के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी प्लेलिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। कैसे एक्सरे देखते हैं, कैसे MRI देखते हैं, सारी नॉलेज मैंने दी हुई है, उसको जाके आप उसको देख सकते हैं। और सपोर्टिव डिवाइस, अगर आपको बेड पे बैठना है ऐसी प्रॉब्लम में, फीवर में, जैसे अब बैठा नहीं जा रहा, तो इसके लिए इंक्लाइंड पिलो है, उसको जाके आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या नीचे लिखे नंबर पे जाके भी मल्टीपर्पज़ बैक सपोर्ट पिलो आप ऑर्डर कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।